फ्रेंड्स, एमएससी 109 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो जो आप लोगों का जून के एग्जाम होने वाला है उसके लिए है ये इग्नू का जो एग्जाम होने वाला है जून के लिए। तो आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे है टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग के क्या क्या टाइप्स होते हैं उसके बारे में। तो आइए देखते हैं, देखेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी इग्नू से एमए करें, आपका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स से सभी सब्जेक्ट कोड के वीडियो मिल जाएंगे। और एनटी यूजीसी नेट का भी तैयारी मैं इस चैनल पर कराती हूँ, तो आप इसके लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको भी हिंदुस्तान का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, पहले इंग्लिश में देखेंगे उसके बाद हिंदी में। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में देखेंगे। अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज वन इन विच every time of our population has an equal chance of being selected. This method is also known as unrestricted random sampling. An example of a simple random sampling would be the names of 25 employees being chosen out of a hat from a company of 250 employees. In this case, the population is all 250 employees, and the sampling is random because each employees has an equal chance of being chosen. Random sampling are usually fairly representative since they don't favor certain members. ठीक है, हिंदी में बोलते सामान्य उद्देश्य रहित नमूना। उसके बारे में देखते हैं। तो एक साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन वह है जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक आइटम को चुने जाने की समान संभावना होती है। मान लीजिए कि अगर जनसंख्या है 100, ठीक है, तो इसमें से 100 में से अगर 50 मेल है और 50 फीमेल है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेल ही चुने जाएंगे। मेल फीमेल दोनों में से दोनों को बराबर चुने जाने की भी संभावना हो सकती है। हो सकता है इसमें से 10 मेल और 10 फीमेल चुनी जा सकती है, ठीक है, या 7 मेल्स और 20 अगर चुनना है तो 7 मेल्स और 13 फीमेल्स चुनी जा सकती है, ठीक है। तो समान, दोनों के समान चुने जाने की संभावना होती है। फिर उसके बाद बोला इस विधि को अप्रतिबंधित यादृच्छिक नमूनाकरण के रूप में भी जाना जाता है। एक साधारण यादृच्छिक नमूने के एक उदाहरण 250 वर्ष के कर्मचारियों की एक कंपनी से 25 कर्मचारियों के नाम चुने जाएंगे। इस मामले में जनसंख्या सभी 250 कर्मचारियों की और नमूना ठीक है, क्योंकि यह प्रत्येक कर्मचारी के चुने जाने की समान संभावना है। यादृच्छिक नमूने आमतौर पर काफ़ी प्रतिनिधि होते हैं क्योंकि वे कुछ सदस्यों के पक्ष को नहीं लेते हैं, ठीक है। Sampling. Systematic sampling is a type of a probability sampling method in which sample members from a larger population are selected according to a random starting point, but with a fixed period interval. This interval called the sampling interval is calculated by dividing the population size by the desired sample size. ठीक है, तो हिंदी में देखते हैं। हिंदी में इसका है कि व्यवस्थित नमूनाकरण में क्या होता है कि व्यवस्थित प्रतिचयन संभाव्यता प्रतिचयन विधि का एक प्रकार है जिसमें एक बड़ी आबादी से नमूना सदस्यों को एक यादृच्छिक प्रारंभिक बिंदु के अनुसार लेकिन एक निश्चित आवधिक अंतराल के साथ चुना जाता है। यह अंतराल, जिसमें नमूनाकरण अंतराल कहा जाता है, की गणना जनसंख्या आकार को वांछित नमूना आकार से विभाजित करके की जाती है। आगे देखते हैं। For example, suppose you want to sample 8 houses from a street of 120 houses. 120 divided by 8 equal to 15. So every 15th house is chosen after a random starting point between 1 and 15. If the random starting point is 11, then the houses selected are 11, 26, 41, 56, 71, 86, 101 and 116. तो यहाँ पे बोल रहा है कि उदाहरण के लिए मान लीजिए आप 120 घरों की गली से 8 घरों का नमूना लेना चाहते हैं, तो 120/8 इक्वल टू 15। इसलिए प्रत्येक 15 वे घर हैं जो 1 और 15 के बीच यादृच्छिक प्रारंभिक बिंदु के बाद चुना जाता है। यदि यादृच्छिक प्रारंभिक बिंदु 11 है तो चुने गए घर है 11, 26, 41, 56, देखिए इसमें 71, 86, 101 और 116, ठीक है। Stratified random sampling. The population is first split into groups. The overall sample consists of the sum members from every group. The members from each group are chosen randomly. For example, one might divided a sample to adults into subgroups by age, like 18 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59 and 60. Above the stratify these sample, the reacher would then randomly selected proportional amounts of people from each group. This is an effective sampling technique for studying how to trend issues might differ
across subgroups. A stratified sample guarantees that members from each group will be represented in the sample. So this sampling method is good when we want some members from every group. इसमें क्या बोल रहे हैं कि आप यहाँ देख सकते हैं स्तरीकृत यादृच्छिक जो नमूना है, जनसंख्या को पहले समूहों में विभाजित किया जाता है। समग्र प्रतिदर्श में प्रत्येक समूह के कुछ सदस्य होते हैं। प्रत्येक समूह के प्रत्येक सदस्य को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। उदाहरण के लिए कोई वयस्कों को नमूनों को 18 से 29 साल को ले लेंगे, 30 से 39 साल को ले लेंगे, 40 से 49, 50 से 59 और 60 से 69 को, और उससे अधिक उम्र के उप समूह में विभाजित कर सकते हैं। इस नमूने का स्तरीकरण करने के लिए शोधकर्ता तब यादृच्छिक रूप से प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों की अनुपातिक मात्रा का चयन करेगा, और यह अध्ययन करने के लिए एक प्रभावी नमूनाकरण तकनीक है जो उप समूह की एक प्रवृत्ति या समस्या कैसे भिन्न हो सकती है के बारे में बताएगा। एक स्तरीकृत नमूना गारंटी देता है कि प्रत्येक समूह के सदस्यों को नमूने में प्रतिनिधित्व किया जाएगा। इसलिए यह नमूनाकरण विधि तब अच्छी होती है जब हमें प्रत्येक समूह से कुछ सदस्य चाहते हैं। Sampling also involves dividing the population into subgroups, but each subgroup should have similar characteristics to the whole sample. Instead of sampling individual from each subgroup, you randomly selected entire subgroup. Example: a company has office in 8 cities across the country. You don't have capacity to travel to every office to collect your data, so you use random sampling to select 3 offices. These are your cluster. It's difficult to guarantee that the sampled cluster are really representative ऑफ द होल पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्लस्टर नमूना में जनसंख्या को उप समूहों में विभाजित करना भी शामिल है, लेकिन प्रत्येक उप समूह में पूरे नमूने के समान गुण होने चाहिए। प्रत्येक उप समूह से व्यक्तियों का नमूना लेने के बजाय आप बेतरतीब ढंग से उप समूहों का चयन करते हैं। उदाहरण: एक कंपनी देश भर के 8 शहरों में कार्यकाल है और अपने पास अपना डेटा एकत्र करने के लिए प्रत्येक कार्यकाल की यात्रा करने की क्षमता नहीं है, इसलिए आप 3 कार्यकालों का चयन करने के लिए यादृच्छिक नमूनाकरण का उपयोग करते हैं। ये आपके समूह है। यह गारंटी देना मुश्किल है कि सैंपल किए गए क्लस्टर वास्तव में पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वीडियो गाइस, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल गाइस। और भी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर चाहिए। थैंक यू।